अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूही रूही कहता हुआ अभय बेहाल हो गया, पर रूही की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो लड़खड़ाता सा रूही को गोद में लिए नीचे आया और राजू को आवाज़ लगाई, देखो ना राजू, ये कुछ बोल ही नहीं रही है। भैया ये लो, पानी के छींटे मारो आप, शायद वो उठ जाएं। उसने एकदम से उसके हाथों से बोतल ली और कुछ बूंदें उसके चेहरे पर डाली। रूही ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रूही को ऐसे देखकर उसके आंखों से आंसू बह निकले। राजू ये तो अभी भी नहीं उठी, भैया आप थोड़ा मुंह में पानी डालिए। उसने उसके बाद अपने कांपते हाथों से उसके मुंह को खोला और पानी डाला। एकदम से रूही की आंख खुली और वो खांसने लगी। अभय ने जब उसकी आंखें खुली देखी तो उसकी सांस में सांस आई। अभय ने एकदम से उसको गले लगा लिया और बोला, तुम ठीक तो हो? पता है मैंने क्या क्या सोच लिया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो, कहकर उसको अपने आप से लिपटा लिया। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अभय के इतना पास रहने से उसको बहुत सुकून मिल रहा था। रूही ने जैसे ही राजू को देखा वो अभय से अलग हुई। राजू अभय से कहने लगा, भैया इन्हें आप एक बार हॉस्पिटल ले जाइए। रूही ने एकदम से कहा, हॉस्पिटल क्यों? मुझे हुआ क्या है? तुम्हें दिखाने के लिए? हाल देखा है अपना? मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अभय ने उसके बोलते हुए होठों पर उंगली रखी और बोला, चुप। रूही अभय की आंखों में झांकने लगी। हॉस्पिटल तो तुम जाओगी या तो अपनी मर्जी से, वरना रास्ते तो कई हैं मेरे पास। फिर मत कहना कि मैंने। पता नहीं क्यों पर रूही अब कुछ नहीं बोली। अभय के बात में और उसकी आंखों में उसे बहुत अपनापन और बहुत सारा प्यार नजर आ रहा था। वो अभय के साथ हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने डॉक्टर थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था सब बताया। डॉक्टर ने अभय को बाहर भेजने के बाद रूही का चेकअप किया। अभय बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि तभी नर्स आकर कहा, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। अभय अंदर आया। रूही साइड में लेटी हुई थी। अभय ने कहा, आप कैसी तबीयत है रूही की? तबीयत की आपको बड़ी चिंता है, आप पहले ध्यान नहीं रख सकते थे? अभय ने कहा, जी हाँ जी, आप इनके पति हैं ना? रूही और अभय ने एक साथ कहा, क्या पति? हाँ पति। अभय कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, ध्यान नहीं रख सकते अपनी वाइफ का आप? आपको पता है इनकी बॉडी में बहुत वीकनेस है और कल से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। इसकी वजह से इनका बीपी कम हो गया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा। वैसे मैंने दवाई लिख दी है, ये इनको टाइम पर देना और इनके खाने का स्पेशली ध्यान रखना। अभय डॉक्टर की डांट को एकटक देखते हुए सुनता रहा। डॉक्टर ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, और अब? और क्या आप इनको घर ले जाएं? जी जी डॉक्टर। अभय रूही को घर लेकर आया और उससे बोला, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और खबरदार जो भी ली तो। अभय रूही के लिए पपीते की स्लाइसेस काट कर ले आया और बोला, लो खाओ। रूही उसको प्यार भरी नज़रों से देखी और मन में बोली, मुझे पता नहीं था इनकी एक ये भी साइड है। अभय ने कहा, क्या सोच रही हो, खाओ। रूही ने कहा, आप रख दो, मैं खा लूँगी। तभी घर की डोरबेल बजी। अभय ने कहा, माँ होंगी राजू, दरवाज़ा खोलना। अभय ने रूही से कहा, मतलब तुम ऐसे नहीं खाओगी ना? कहकर उसने चम्मच से पपीते को उठाया और बोला, मुंह खोलो। रूही ने मुंह खोला और अभय ने उसको खिला दिया। अभय उसको बहुत प्यार से खिला रहा था और रूही एक टक देखते हुए उसे खा रही थी। रूही आराम से खा रही थी कि उसकी नज़र सामने से आते समीर पर पड़ी। ये देखते ही उसका खाना अचानक रुक गया। अभय ने कहा, खा क्यों नहीं रही हो, खाओ। समीर अभय को घूर रहा था, वो अपना आपा खोने ही वाला था कि तभी रूही ने पपीते को अंदर गटकते ही कहा, जीजू आप? अभय ने भी तभी समीर की तरफ देखा और कहा, आप? अभय ने प्लेट को साइड में रखा और वहाँ से खड़ा हुआ। रूही के चेहरे के भाव बदल गए। अभय ने उनके पास पहुंचकर कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही समझाइए इसे। देखो कुछ खाती नहीं है, आप बैठो इससे बात करो, मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करवाता हूँ। अभय वहाँ से चला गया। समीर ने अभय के जाने के बाद सबसे पहले बस यही पूछा, घर पर सिर्फ तुम और अभय अकेले ही हो, बाकी कहाँ हैं टीना ऋषभ? रूही ने जवाब दिया, वो टीना और ऋषभ वापस दिल्ली चले गए। समीर ने कहा, तो ये बात है, यहाँ एक जवान लड़के के साथ आप अकेली रह रही हैं? रूही ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। समीर ने आगे बढ़कर उसके कंधे को पकड़ा और बोला, क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने के बारे में सोच रही हो? जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ मुझसे? रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जीजू आप गलत समझ रहे हैं, अभय जी और मेरे बीच कुछ नहीं है। कुछ बताओगी नहीं तो क्या पता नहीं चलेगा? सब समझ रहा हूँ मैं।
देखा मैंने कैसे वो तुम्हें ऐसे नहीं 1 मिनट कहकर साइड रखी प्लेट उठाई और पपीता की स्लाइस उठाकर बोला, ऐसे खिला रहा था ना, खाओ अब, कहकर वो रूही के मुंह में ज़बरदस्ती ठूसने लगा। खाओ अब, क्यों नहीं खाती, क्योंकि शायद मैं नहीं रहा। रूही ने एकदम से प्लेट फेंक दी और बोली, बिहेव योरसेल्फ, क्या आप पागल हो गए हैं? हाँ हूँ मैं पागल, और अब इस पागलपन में कुछ नहीं देखूंगा, बस बहुत हुआ, प्यार से अब देखना, मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, पर अब तुम्हारी बहन। रूही ने हिम्मत बटोर कर कहा, बस करिए, आप कब तक डराएंगे, नहीं डरती मैं आपसे अब। ओह, तो 2 दिन क्या हुए इस लड़के से मिले, लगता है सब भूल गई, ज़्यादा ही खून उबाल पर है, देखना नहीं डरती ना अब मुझसे, सही है। तो रूह डियर, मैं डराना भी कहाँ चाह रहा हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुल के मिलो, बिना किसी डर के, पर रहो मेरे करीब, मेरी बन के, कहते हुए वो रूही के करीब आता गया। रूही ने समीर को एकदम से खुद से दूर किया और बोलने लगी, दिमाग तो ठीक है आपका, पागल हो गए हैं क्या? हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ नज़र नहीं आता, उठते बैठते बस तुम दिखती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें देखे, और अब तुम्हें यहाँ देखकर तो मैं अपना आपा खो बैठा हूँ। कब तक ऐसे भागोगी मुझसे? और तुम जानती हो कि तुम किसी भी कोने में क्यों न चली जाओ दुनिया के, वहाँ से ढूंढ ही लूँगा। कहते हुए उसने रूही की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींची और उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, क्यों हम पहले जैसे नहीं हो सकते, क्यों रूह, क्यों? रूही ने समीर की आंखों में जब आज फिर से खुद के लिए तड़प देखी तो थोड़ी देर के लिए वो खो सी गई। उसके एक पल के लिए समीर के साथ बिताया टाइम याद आ गया। तभी दरवाजे की आहट से उसने अपने आप को समीर से दूर किया। अभय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने समीर को रूही के पास बैठे देखा। समीर ने अभय को देखा तो वो थोड़ा पीछे हुआ। अभय ने कॉफ़ी का कप समीर की तरफ करते हुए कहा, ये लीजिए। सॉरी देर हो गई, वो क्या है ना, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी, राजू भी दवाइयाँ लेने गया है तो। समीर ने कहा, क्या ज़रूरत थी इसकी? अभय ने कहा, अरे आप मेहमान हो, कहकर उसने कॉफ़ी का कप समीर के हाथों में थमा दिया और आगे पूछा, वैसे आप यहाँ, आई मीन। अरे मैं समझ गया, हाँ वो बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा साली साहिबा से मिलता चलूँ। वैसे भी सही है ना, देखो इस बहाने पता चल गया कि रूही की तबीयत ठीक नहीं है, कहकर समीर ने रूही के सर को सहलाते हुए कहा, देखो ना जब से दिल्ली से आई है कितनी कमज़ोर हो गई है। रूही सहम सी गई, पर अभय के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अभय को समीर का यूं छूना कुछ अजीब तो लगा, पर वो खुद नहीं समझ पा रहा था उसको ये सब अजीब क्यों लग रहा है। आखिर वो उसका जीजा है। रूही यहाँ से भाग जाना चाहती थी, बस यहाँ से ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, पर करती भी क्या वो। तभी समीर ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए कहा, नाइस कॉफ़ी, थैंक्स यार। ओ सॉरी यार कह सकता हूँ ना, इफ़ यू डोंट माइंड। या श्योर। चलो तो अब मैं चलता हूँ, और रूही जो कहा है सोचना उसके बारे में ज़रूर, कहकर वो उठा तो अभय भी उसके पीछे छोड़ने चला गया। समीर के जाने के बाद रूही ने जो अब तक आंखों में आंसुओं के सैलाब को संभाल कर रख रखा था, एकदम से बेकाबू हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको अब सांस तक नहीं आ रही थी, उसका दम घुट रहा था, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अभय जैसे ही वापस आया उसने देखा रूही की सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने भागकर रूही को पानी दिया। रूही ने पानी को एक तरफ रखते हुए वो बिना कोई पल गवाए अभय से लिपट गई। अभय ने भी उसको अपने बाहों में भर लिया और पूछने लगा, क्या हुआ रूही, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? रूही चुपचाप सुबकती रही। अभय उसको सहला रहा था। रूम में शांति थी। अब तक रूही के सिसकने की आवाज़ भी कम हो गई थी। अभय ने रूही की तरफ देखा, उसकी आंखें लग चुकी थी। अभय चाहता तो उसको बेड पर सुलाकर जा सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने उसको खुद से दूर नहीं किया। वो उसे कहीं छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने खुद की कमर को बेड से लगाते हुए रूही को थामा और वहीं बैठा रहा और सोचने लगा, मुझे ये रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसको बेचैन देखकर मुझे दर्द होता है। अभय कहीं तुझे, नहीं नहीं तू भी ना, कुछ भी, पागल है ना, तू भी जानता है ना प्यार व्यार कुछ नहीं होता। टीना को देखकर सीखा नहीं क्या कुछ? इतना सोचकर उसकी आंखें रूही के चेहरे पर गई और वहीं रुक गई। अगर ये कुछ नहीं है तो क्यों इसकी तकलीफ़ मुझे परेशान करती है? तू प्यार नहीं कर सकता अभय, क्योंकि प्यार में सिर्फ दर्द ही मिलता है। इतना सोचा ही था कि तभी एकदम से उसने खुद को रूही से दूर किया और उसको बेड पर लिटाकर अपने रूम में चला गया और खुद से बोला,
अब मैं उन चक्करों में दोबारा नहीं पड़ सकता। पर अगर मुझे सच में प्यार हो गया हो तो? तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जब देखा तो पीछे गायत्री जी थी। वो पूछने लगे, क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़ा हो? उसने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप कब आई? अभी अभी बस। अच्छा। रूही उठ गई। माँ उठ तो गई पर उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्यों, क्या हो गया? कहती हुई वो रूही के कमरे की तरफ जाने लगी। नहीं माँ, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो, वो अभी अभी ही सोई है, आप शाम को मिल लेना। ठीक है माँ, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, आते आते रात हो जाएगी। ठीक है बेटा। माँ, रूही का ध्यान रखना, स्पेशली उसके खाने का। पागल है वो, उसने अभी इतना ही कहा था कि गायत्री जी उसको प्यार से देखती हुई बोली, मेरा बेटा कब से लड़कियों को ध्यान रखने लगा? क्या बात है? अरे माँ, आप भी ना कुछ भी, कहकर वो अपने रूम में जाकर रेडी होकर चला गया। शाम को रूही उठी और वो ऐसे ही कुछ सोच रही थी, तभी उसको अपना अभय के गले लगाना याद आया। वो बोली, रूही, अभय जी क्या सोच रहे होंगे, और तू पागल है, ऐसे ही उनके गले लगी। एक काम करती हूँ, सॉरी बोल दूँगी, पर अगर उन्होंने तेरे रोने की वजह पूछी तो क्या जवाब दूँगी मैं उनको? अब झूठ तो नहीं बोल सकती, सोचकर वो नीचे आई। जैसे ही वो नीचे आई, गायत्री जी ने उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछा और उसके लिए जूस लाकर बोली, लो पियो इसे। आंटी जी, मन नहीं है। मन नहीं है तो बिना मन के पियो, देखो चेहरा कैसा बुझ सा गया है। और पता है, अभय ने स्पेशली बोला था तुम्हें खाने खिलाने के लिए। अभय जी ने? रूही ने गहरी सांसें ली और बोली, सही है, वो बाहर हैं, चलो मैं खाना लगा देती हूँ। अंकल जी कहाँ हैं आंटी? देखना, ये नया प्रोजेक्ट क्या शुरू हुआ तब से ये घर पर तो रहते ही नहीं, अब आएंगे देर रात और सुबह जल्दी चले जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद रूही अपने रूम में आ गई। देर रात अभय घर आया। खाने के बाद वो जैसे ही रूम में जा रहा था, उसको याद आया रूही को तो देखा ही नहीं। सोचकर वो रूम में गया। वो अभी तक सोई नहीं थी, लेकिन किसी के आने की आहट सुनी तो उसने एकदम से आंखें बंद कर ली। रूही की जुल्फों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। अभय उसके पास आया और उसके चेहरे पर आ रही जुल्फों को कान के पीछे किया और थोड़ी देर उसके चेहरे को यूं ही देखता रहा। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। अभय के मन में अचानक पता नहीं क्या हुआ और वो एकदम झुका और रूही के माथे पर किस करने ही वाला था कि उसने खुद को रोका। रूही ने मन में कहा, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा सोचकर उसको अलग सा एहसास होने लगा। अभय ने कुछ सोचा और वहाँ से चला गया। रूही उसके कदमों की आहट सुनकर उठी और बोली, ये क्या, सच में मुझे किस करने वाले थे? सोचकर उसके चेहरे पर एक पल को स्माइल आ गई और उसने अपने आप को चपत मारी और बोली, तू क्यों खुश हो रही है रूही? तुझे उनके पास आना बुरा क्यों नहीं लगा? क्यों रूही, उनको तुझसे? तू ना पागल है और बेवकूफ़ भी। क्या है तुझमें जो ऐसे सोच रही है? इधर अभय भी अपने बेड पर लेटकर ऊपर पंखे को देखकर सोच रहा था, हो क्या गया था मुझे? अभी मैं क्या करने जा रहा था? अगर वो उड़ जाती तो क्या सोचती? अभय, तेरे इमोशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है तू? अब मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, अपने आप को बिजी रख लूँगा। हाँ, यही ठीक है, दूर रहूँगा मैं उससे। सुबह रूही रेडी होकर नीचे आई। उसने इधर उधर देखा, सामने सिर्फ गायत्री और विराट जी नजर आए। रूही ने दोनों को नमस्ते किया। विराट ने रूही की तबीयत के बारे में पूछा। रूही ने कहा, अंकल जी ठीक हैं अब। तुम कहीं जा रही हो क्या बेटा? हाँ, ऑफिस। अभय ने नीचे आते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ। लेकिन ठीक हूँ कहा ना मैंने। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ईशांत मुझे लेने आ रहा है, बस पहुँचता ही होगा। तभी रूही के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने पढ़ते ही कहा, लो आ गया। वो कहते हुए सबको बाय बोलते हुए बाहर चली गई। अभय उसके जाने के बाद खिड़की के पास आया और खिड़की के बगल से सब देखता रहा। रूही ईशांत की गाड़ी में बैठकर चली गई। अभय बोला, मुझे क्यों उसकी चिंता हो रही है, कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो जोरों से धड़क रहा था। गायत्री और विराट जी अभय को गुमसुम खड़े देख रहे थे। गायत्री जी बोली, देखो चंदू के पापा, चंदू रूही की कैसे फिक्र करने लगा है। सही कह रही हो, कहकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। अभय ने खुद से कहा, कल क्या कहा था तूने? तू सोचेगा ही नहीं। चल अभय, अब तू अपने आप को बिजी कर ले। ना तू सोचेगा, ना ऐसा महसूस होगा। नाश्ता करने के बाद रेडी होकर वो भी निकल गया। कुछ दिन तक उन दोनों का मिलना नहीं हुआ। रात को अभय देर से आता और सुबह रूही के ऑफिस जाने के बाद ही अपने रूम से निकलता।
रूही इधर उधर देखती पर कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, लेकिन उसको अब अभय की कमी महसूस होती। लेकिन वो खुद भी अभय से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभय उससे उस दिन रोने की वजह पूछे, इसलिए वो भी उससे भाग रही थी। एक दिन रूही ऑफिस पहुंची तो सामने समीर बैठा मिला। वो बोली, आप यहाँ? हाँ, मुझे ईशांत से काम था तो सोचा तुमसे भी मिलना हो जाएगा, कहकर वो उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, कितना मिस करता हूँ तुम्हें पता है। रूही ने कहा, जीजू ये ऑफिस है। अच्छा ये ऑफिस है तो बाहर मिलो, क्यों ना आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। डिनर पर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो कोई नहीं, फ़ोटो दिखा दूँ तुम्हारी बहन को हम दोनों की? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है, शाम को 6 बजे मैं तुम्हारा क्लेरेमोंट रेस्टोरेंट में वेट करूँगा। समीर के जाने के बाद रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही खुद से ही रोते हुए बातें करने लगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपसे दी की खुशियाँ जुड़ी हैं, आप मेरे जीजा जी हैं। पूर्वी दी को पता चलेगा तो वो कितनी हर्ट होंगी। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उन्हें धोखा ही दे रही हूँ आपकी बात मानकर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं उन्हें हर्ट भी तो नहीं करना चाहती, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ ने भी तो मुझे ही गलत समझ लिया। मुझे लगा था कि दी के साथ रहते हुए आप समझ जाएंगे, आपकी खुशियाँ दी से जुड़ी हैं, पर आपका पागलपन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? हे राम जी, मुझे रास्ता दिखाइए। पूर्वी को ये तो पता था कि समीर का कोई अतीत है, लेकिन समीर का अतीत रूही से जुड़ा हुआ है उसे ये नहीं पता था। रूही अपने केबिन के टेबल पर सर रखकर अपने हाथों को आंसुओं से भिगोने लगी। मैंने सोचा दी की ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी तो उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, पर यहाँ भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और जीजू ईशांत के कजिन निकले। सच में कभी कभी मुझे खुद से घिन आती है कि मैंने आपसे प्यार कैसे किया था, कभी मेरे दिल में आपके लिए जगह कैसे थी। आप इतना गिर जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, कुछ भी हो फिलहाल तो आज जाना ही पड़ेगा, आगे का देखती हूँ। रूही शाम को रेस्टोरेंट पहुंची, सामने समीर मिल गया। समीर बोला, तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू कि तुम आई, आओ बैठो, कहकर उसने उसको बैठाया और खाने का ऑर्डर दिया। रूही गुमसुम बैठी हुई थी। समीर कुछ न कुछ बोले जा रहा था। रूही कर भी क्या सकती थी। इधर वेटर ऑर्डर लेकर आया। समीर ने रूही की प्लेट में सर्व किया और खाने के लिए कहा। रूही ने हामी भरी और ना चाहते हुए भी चुपचाप खाने लगी। इधर ईसा भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंची। उसकी नज़र जब समीर और रूही पर गई, ये दोनों। समीर ने कहा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, कहकर उसने चम्मच उठाया और उसके सामने कर दी। लो मैं खिलाता हूँ, चलो आ करो, रूही ने कहा, पर समीर ने एकदम से उसके मुंह में चम्मच डाल दी। ईसा ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। उसने उनकी पिक क्लिक की और अभय को सेंड कर दी और नीचे लिखा, कौन कहेगा ये जीजा साली हैं, ऐसे लग रहा है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अभय लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। एकदम से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा ईसा ने कोई पिक सेंड कर रखी है। उसने नीचे आए मैसेज को पढ़ा और पिक देखी। उसने कहा, ये तो रूही है, पर ये। इधर ईसा रूही के पास गई और बोली, रूही तुम यहाँ? ओह समीर जी भी हैं। रूही एकदम से खड़ी हुई और बोली, जीजू मुझे अब कुछ काम है, लेकिन खाना वो मैंने खा लिया। समीर ईसा के सामने करता भी क्या, वहाँ से रूही को जाने के लिए हामी भरी। रूही वहाँ से चली गई। समीर रूही के पीछे जाने लगा तो ईसा ने कहा, आप कहाँ चले, बैठिए ना। समीर ने कहा, मुझे भी काम है। अरे मैं जानती हूँ आपका काम, आप जो चाहते हैं मुझे पता है। क्या चाहता हूँ मैं, बताओ। आप रूही को चाहते हैं, है ना? समीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर इलाज करवाओ इसका। खराब मेरा नहीं आपका हुआ है। अरे मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। खैर कोई नहीं, आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए ना, तो कोई नहीं, कहकर वो वहाँ से चली गई। अभय रूही से पहले ही घर आ चुका था, क्योंकि उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसके अंदर अब अजीब सी बेचैनी थी। तभी गायत्री जी ने सर्वेंट से खाना लगवाया और अभय को बुलाया। वो बैठकर खाने लगा। तभी विराट जी भी वहाँ आ गए। विराट जी ने नज़र दौड़ाई और बोले, ये रूही कहाँ है? वो तो आज ऑफिस से नहीं आई, आज तो लगता है लेट हो गई, वरना इस टाइम तक तो आ ही जाती है। अभय ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। लो आ गई, गायत्री जी ने खाना डालते हुए कहा।
आओ बेटा, तुम्हें ही याद कर रहे थे, आओ खाना खाओ ना। नहीं आंटी, भूख नहीं है, कहकर उसकी नज़र अभय पर गई, जो उसको ही देखे जा रहा था। क्यों, तुम्हें भूख क्यों नहीं है? अभय ने कहा। ईशांत ने ऑफिस में आज सबके लिए पिज्ज़ा मंगवाया था, इसलिए अब बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा जी, तुम जाओ, रेस्ट करो, थक गई होंगी। वो अपने रूम में चली गई। अभय ने खुद से कहा, ये तो समीर के साथ खाना खाकर आई है, फिर इसने झूठ क्यों बोला? चाहती तो सच भी बोल सकती थी। अभय खाने के बाद उठा और अपने रूम में चला गया। सवाल बहुत थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि रूही से कैसे पूछे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तभी ऋषभ की कॉल आई। उसने बिना देखे फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो। हेलो, कौन? भाई, हो क्या गया है आपको? अब आप अपने भाई को ही नहीं पहचान रहे हो? ऋषभ बोला, क्या काम था? भाई, अब क्या काम से ही बात करोगे? ये बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ किस चीज़ को लेकर परेशान हो? परेशान तो नहीं, पर रूही। इतना कहा था कि ऋषभ ने कहा, क्या हुआ? रूही जी ठीक तो है वो? हाँ, वो ठीक तो है, पर क्या भाई? वही तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसके पास रहता हूँ तब भी उसके बारे में सोचता हूँ, और दूर रहता हूँ तब भी समझ नहीं आ रहा है। भाई, प्यार हो गया है आपको रूही जी से? प्यार नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर भाई, खराबी क्या है? रूही जी में एकदम परफेक्ट है। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजी है आप दोनों की। आप भी ना भाई, समझ जाओ, कहकर वो गुनगुनाने लगा। तुझको तो हो गया है प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। ये सुनकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभय ने कहा, तू ना पागल है। भाई, पागल नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, देखो आप कैसे ब्लश कर रहे हो। पर रूही, क्या वो? आप ये सोच रहे हो कि वो क्या सोचती हैं? तो भाई सिंपल है ना, बोल दो कि आप उन्हें पसंद करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्या सोचेगी वो? मैं तो बात ही नहीं करूँगा, उससे दूर ही रहूँगा, खामखा का सीन क्रिएट नहीं करना। मतलब मेरा भाई डरता है? ऋषभ ने कहा। तू ना चुपचाप फ़ोन रख, चल। भाई सुनो तो। अच्छा, तू नहीं रख रहा ना, तो मैं ही रख देता हूँ, कहकर अभय ने फ़ोन काटा और बैठकर सोचने लगा। सही ही तो कहा मैंने, मैं नहीं बता सकता उसको कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। अभय ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। कुछ दिनों फिर अभय की बातचीत रूही से ना के बराबर हुई। अगर होती भी थी तो दोनों बस हाँ ना में ही बातें करते। इधर रूही अपने खुद के लिए फैसलों में फंस चुकी थी। वो उनसे जितना निकलना चाहती थी उतना ही समीर को अपने पास महसूस करती। रोज़ रोज़ समीर को हैंडल करना उसके लिए अब नई चुनौती बनती जा रही थी। इधर अभय ने अपने आप को पूरी तरह अपने ऐप में सक्सेसफुली डेवलप करने में लगा दिया था। रूही जब जब अभय को देखती तो उसे अजीब सा महसूस होता। जाहिर है उसका यूं कम बात करना उसे खलता था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अभय के लिए ये ऐप अभी कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन अभय भागा भागा ऊपर से नीचे आया और एकदम से आते ही गायत्री जी के गले लग गया और सहसा ही रोने लगा। गायत्री जी ने उसको ऐसे देखकर घबराए हुए स्वर में कहा, चंदू क्या हुआ बेटा, तू ऐसे रो क्यों? माँ, क्या बताऊँ आपको, अभी उसने इतना ही कहा था कि विराट जी भी इस तरफ आ गए। अभय विराट जी को देखते ही वो उनके पैरों को छूने के लिए झुका, साथ ही उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। गायत्री और विराट जी दोनों उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। अभय अभी बस बोलने ही वाला था कि उसे रूही उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। वो बिना कोई पल गंवाए सीधा रूही के गले लग गया, जिससे वो एकदम सकपका सी गई। विराट और गायत्री जी उन दोनों को ही देख रहे थे। रूही ने जब उन्हें देखा तो वो बोली, अभय जी। अभय की आंख खुली। वो एकदम से पीछे हटा और बोला, सॉरी। विराट ने कहा, हुआ क्या है, बताएगा भी? पापा, जो मेरा ऐप लॉन्च हुआ था ना, उसे अचानक बहुत रिस्पॉन्स मिले हैं, जिस कारण मुझे आज फाइनली अपने आगे के काम के लिए अपने दम पर, हाँ अपने बलबूते पर फाइनेंसर मिल ही गया। आज मेरा सपना पूरा हो गया पापा। यस पापा, आई हैव इन डन। गायत्री जी ने कहा, ओह मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई, चलो राम जी का शुक्र है। रूही उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल देखकर बहुत खुश थी। उसने कहा, कांग्रेट्स अभय जी। अभय ने कहा, थैंक यू। विराट ने उनके कान खींचते हुए कहा, नालायक है तू पूरा। अभय ने पूछा, पापा अब क्या हुआ? अरे गधे, ऐसी खुशखबरी रोते हुए थोड़ी देते हैं, उसके लिए मुंह मीठा करवाया जाता है भाई। आप ना मेरे बेटे के पीछे ही लगे रहा करो, इसे छोड़िए, ये काम मैं करती हूँ, गायत्री जी बोली। रूही ने कहा, आंटी जी आप रुको, मैं लेकर आती हूँ मिठाई।
कहकर रूही एक प्लेट में मिठाई लेकर आ गई और सबको दी। तभी रूही का फ़ोन बजा। रूही एक साइड में आ गई। उसने कहा, हेलो रूह, कैसी हो? दी कहते हुए उसकी आंखें छलक गई। दी की बच्ची, तुझे मैं याद भी हूँ या भूल गई? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो दी? ठीक ही तो कह रही हूँ। चल ये बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, पर तू तो करती नहीं, भूल जो गई है। तो मैंने सोचा मैं ही बात कर लूँ। नहीं दी, अपनों को भी कभी भूला जाता है क्या? और आप तो मेरी रूह हो। हाँ हाँ पता है, कितने अपने हैं दी। और नहीं तो क्या, तू और जीत एक जैसे ही तो हो दोनों। जब से गए हैं एक कॉल भी नहीं। पहले उसकी ही इतनी टेंशन होती थी और ऊपर से अब तू भी दूर है। दी मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। तो आ जा, मिल जा। और हाँ, अभय जी को ज़रूर लाना। अभय जी को? हाँ, वैसे भी परसों तेरा बर्थडे है, आ जा, यहीं साथ मिलकर मनाएंगे। नहीं दी, आप तो जानती हो मैं बर्थडे नहीं मनाती। तू ना पागल है, उस बात को कितने साल हो गए। वो मनहूस दिन था मेरे लिए, उस दिन को मनाने जैसा कुछ नहीं है अब। मतलब तू अपनी दी से नहीं मिलेगी? रूही ने मन ही मन कहा, मिलना तो चाहती हूँ, पर क्या करूँ? क्या सोचने लगी, मतलब तू नहीं आएगी? दी आऊँगी ना, पर अभी काम में बिजी हूँ। वैसे मम्मी पापा कैसे हैं? वो अभी भी नाराज़ हैं? पागल, बच्चों से कोई क्या नाराज़ रहता है, उनका कुछ टाइम का गुस्सा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों तुझ पर गुस्सा करते हैं। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप भी नफरत करेंगी मुझसे। सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूही अब आगे बात ना कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी उसने अपनी दी को धोखा दिया है। इसलिए वो कहने लगी, दी बाद में बात करती हूँ, आपसे अभी एक ज़रूरी काम करना है। ठीक है, तू कर ले, मैं करती हूँ बाद में बात। अभय विराट और गायत्री जी की बातों में बिजी था कि तभी उसकी नज़र रूही पर गई। उसने देखा वो रो रही थी तो उठकर वो उसके पास आया और कहा, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दी की कॉल आई थी तो बस ऐसे ही। अरे तुम्हें इतनी याद आती ही है तो मिल क्यों नहीं आती तुम? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं तो पक्का? हाँ पक्का, देखो अंकल जी बुला रहे हैं, कहकर रूही वहाँ से चली गई। अभय ने खुद ही खुद कहा, अगर ये सच है तो फिर मुझे क्यों इसकी आंखों में दर्द नज़र आता है। तभी अभय की नज़र सामने से आते ही ईशांत पर गई। उसने कहा, ये यहाँ कैसे? सोचकर वो हॉल में आया। ईशांत ने विराट और गायत्री जी को नमस्ते किया और अभय से हेलो कहा। अभय ने हेलो कहा। इससे पहले अभय उससे पूछता कि वो क्यों आया है, रूही ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सही हुआ तुम आ गए, चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे रूम में ले गई। गायत्री जी ने कहा, बेटा इसको कुछ खा तो लेने दे। आंटी, वो मैं काका से कहकर रूम में ही मंगवा लूँगी, टाइम नहीं है बिल्कुल, कल मेरी प्रेजेंटेशन है और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अभय अपना होठ हिलाते हुए धीरे से बोला, ये लड़की का कोई पेच हिला है क्या? अभी तक तो कैसे रो रही थी और अब देखो कैसे बाहों में बाहें डाले जा रही है। छोड़ अभय, ये लड़कियां हैं, तेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी, दूर ही रह बच्चा इनसे। तभी ऋषभ का कॉल आया। फ़ोन देखते ही अभय ने कहा, ये क्या कम थी मेरे लिए, और अब ये के जनाब, इनका क्या ही करूं, चलो सुनता हूं अब कौन सी नई नौटंकी सूझ रही है इसको। कहते हुए उसने कहा, हेलो। क्या हेलो, ये सब छोड़ो, ये बताओ आप कि आपने अपने दिल की बात बोली। तेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है? देख भाई, तेरे एलएलबी पर यूं ही पैसे नहीं खर्च हुए हैं, अगर यही सब करना था ना तो पहले बताना चाहिए था ना। भाई देखो, ये ज़्यादा हो रहा है अब। नहीं ज़्यादा क्या, तू ही बता, तू इतना सोचता अगर अपने केसेस के बारे में तो आज मेरा भाई बुलंदियों पर होता। बुलंदियों पर तो मैं आज भी हूँ, हाँ, पर वो आप नहीं समझेंगे। वैसे भी आप नसीहत ही देते हैं, मेरा दर्द आप नहीं समझेंगे ना। मेरी चंपा, छलमेली, गुलाबो सब चली गई मुझे छोड़कर, अब अकेला हूँ तो कहाँ केसेस में मन लगाऊँ। सोचता हूँ वहीं आ जाऊँ। वैसे भी टीना भी ट्रेनिंग पर है। एक आपसे बातें करता हूँ और आप ही हो कि हमेशा यही बोलते हो तेरे पास कोई काम नहीं है। चलो नहीं करता बात मैं। ओ हो गई तेरी नौटंकी, चल अब बोल। मैं क्या बोलूँ, आपसे पूछा है जो वो बताओ आप। तुझे जवाब पता है फिर भी। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो कैसे? परसों रूही जी का बर्थडे है, उसी दिन कर दो कुछ। क्या कर दो? प्रपोज। नहीं नहीं, तू ना पागल है, और वो मुझे पसंद नहीं करती, वो ईशांत को पसंद करती है। तभी तो उसका हाथ पकड़ कर लेकर अपने रूम में चली गई और अब खी खी करके हंस रही है। ओहो जेलसी, तो और क्या करूं? तो भाई कह दो, तभी तो पता चलेगा। नहीं भाई, आप कहकर तो देखो, बाकी जो भी जवाब मिलेगा फिर सोचना। आपको मेरी कसम, आपको ये करना ही होगा।
अगर आप नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। वैसे भी रूही जी मुझे पसंद है, ये आप जानते ही हैं। तेरा मुंह तोड़ दूंगा जो तूने कभी ऐसा कुछ दोबारा कहा तो। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ऋषभ हंसते हुए बोला, मुंह तोड़ दोगे? बड़ा भारी डायलॉग है। वो डायलॉग नहीं, सच है। अच्छा, अगर इतनी हिम्मत है तो बोल कर दिखाओ तो मानूं। सिचुएशन से आप भागो मत प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। दैट्स लाइक माई ब्रो। अभय फ़ोन काटने के बाद रूही के रूम में जैसे ही आया, रूही ईशान से कह रही थी, प्यार में बहुत ताकत होती है, देख लो यही तुम्हें आज यहाँ तक ले आई। अभय ने जब ये सुना तो बोला, क्या कहा इसने? मैंने सही सुना है? ये ऋषभ भी ना पागल है। मैंने कहा था ना मुझे पसंद नहीं करती, वो ईशान को करती है। मैं ही उसकी बातों में आ गया। कहकर वो जाने ही वाला था, तभी ईशांत ने कहा, हाँ, जब हाथ तुम्हारी जैसी बहन का हो तो होती ही है ना? अभय ने सुना, क्या कहा इसने? बहन? उसने अपने कानों को फिर से साफ किया और पूछने लगा, तुमने अभी रूही को क्या कहा? ईशांत ने हैरानी से कहा, बहन? क्यों, क्या हुआ? बहन सुनकर अभय के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। कहकर वो वहाँ से बाहर आ गया और बाहर आकर एक हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए नीचे करते हुए यस कहता हुआ उछलने लगा और बोला, उनका बहन भाई का रिश्ता है और मैं भी क्या समझ रहा था। अब एक पल भी देरी नहीं करूँगा, परसों ही बोल दूँगा। परसों का दिन शाम को रूही ऑफिस से घर आई। उसके रूम में अंधेरा था। रूही ने जैसे ही लाइट ऑन की, सामने एक केक रखा था और पूरे रूम में बैलून थे। रूही ये सब देखकर हैरान हुई। तभी अभय पीछे से आया और धीरे से गुनगुनाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। रूही बिना कोई पल गंवाए एकदम जोर से बोली, किसने कहा इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए? उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। इतनी तेज़ आवाज़ अभय ने उसकी कभी नहीं सुनी थी। उसकी आंखें अचानक लाल चमकने लगी। अभय उसे ऐसे देखकर शांत हो गया। फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूही ने अब तक जो अभय ने इतनी मेहनत से सारा रूम डेकोरेट किया था, सारा बिगाड़ दिया और केक उठाते हुए डस्टबिन में तेज़ी से फेंक दिया। अभय के मुंह से बस इतना ही हल्के से निकला, रूही आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, बर्थडे है मेरा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं जिसका मैं जश्न मनाऊं। जिन्होंने जन्म दिया जब वही साथ नहीं है तो किस बात का जश्न मनाऊं मैं? मेरे लिए आज का दिन सिर्फ एक मनहूस दिन है। सुना आपने, मनहूस हूँ मैं। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अभय उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होने लगा। उसने कहा, रूही प्लीज़ देखो, तुम ऐसे मत रो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। उसने आगे कहा, तुम यही चाहती हो ना मैं रूम को पहले जैसा कर दूं तो कर दूंगा, बस तुम रो मत, मैं ही पागल हूँ। तभी किसी की आवाज़ अभय के कानों में पड़ी, बेबी क्या हुआ? रूही ने भीगी पलकों से देखा, सामने ईशा खड़ी थी। उसने अपने आंसू पूछे और वहाँ से बाहर निकल गई। अभय उसके पीछे जाता पर ईशा ने उसकी कोहनी पकड़ते हुए कहा, बेबी यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रहा था क्या? और अगर हो रहा था तो ये रूही, इसको क्या हुआ जो ये ऐसे चली गई? अभय ने बात बदलने के लिए कहा, तुम पहले तो मेरा हाथ छोड़ो और तुम यहाँ क्यों आई हो? बेबी और क्यों आऊँगी तुमसे मिलने? तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो सोचा तुम भी मुझे याद कर रहे होंगे तो क्यों ना मैं ही मिलाऊँ। इधर रूही बाहर गार्डन में गुमसुम बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, रेडी रहना। उसके कुछ पल बाद कॉल आई। उसने उठाते ही कहा, आप चाहते क्या हैं मुझसे? मैं नहीं आ रही। अच्छा, तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी और अपनी फ़ोटो पूर्वी को सेंड कर देता हूँ और बता देता हूँ सच कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। ठीक है, आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ चलूँ तो ठीक है। इधर अभय ने ईशा से कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेबी क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? ईशा कितनी बार कह चुका हूँ, अब मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो अपना प्रीसियस टाइम मेरे लिए ख़राब मत करो। बेबी ऐसे तो मत कहो, ये मेरे प्यार की तौहीन है। आई लव यू, यू नो ना। पर मैं नहीं करता तुमसे प्यार। मुझसे नहीं तो उस रोही से तो करते हो, आखिर रखा ही क्या है उसमें? तुमसे 100 गुना बेटर है वो, समझी? तुम जाओ यहाँ से। कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर समीर आया और रूही उसकी गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली गई। ईशा घर से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र समीर रूही पर गई। ये यहाँ देखो इन्हें, है तो जीजा साली पर लेकर जैसे जा रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। आज मैं सच पता करके ही रहूँगी कि मैं जो सोचती हूँ वो सच है या सिर्फ मेरा वहम। कहकर उसने अपने ऑटो वाले से समीर की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा।
समीर रूही को लेकर एक कैफ़े पहुंचा। रूही ने अंदर देखा तो कैफ़े पूरा खाली था। उसने कहा, यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्योंकि आज ही मैंने तुम्हारे और अपने लिए बुक किया है, बस सिर्फ तुम और मैं, और तीसरा कोई नहीं। ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है, बैठो वहाँ, कहकर वो वेटर के पास चला गया और उसके साथ केक लेकर आ गया। ईसा जब अंदर पहुंची तो उसने देखते ही कहा, अरे ये तो केक कट कर रहे हैं, पर किस खुशी में? रूही ने कहा, ये सब क्या है? और क्या केक है? अरे तुम्हारा बर्थडे है और मैं ना मनाऊं, ऐसा कभी हुआ है? जानते हैं ना मैं नहीं मनाती, फिर भी, कहकर वो खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, मतलब तुम अपने परिवार को खुश देखना नहीं चाहती तो ना सही। रूही ने कहा, आप मुझे बख्श क्यों नहीं देते? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? रूह, तुमने पाप नहीं, अच्छा किया है, तभी तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। बैठो, चलो और केक कट करो। पर कुछ नहीं, कहकर समीर ने रूही का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, और पीछे वायलिन बजने लगा। ईसा ये मौका ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? उसने तुरंत अभय के पास कॉल मिलाया। अभय ने काट दिया। उसने फिर मिलाया। उसके बार बार करने से अभय इरिटेट हो गया और बोला, बोलो क्या है? ऑनलाइन आओ, कुछ दिखाना है। मुझे नहीं देखना, तुम्हारी रूही को भी नहीं। अभय ने सुना तो तुरंत ऑनलाइन आ गया। ईसा ने वीडियो कॉल की और कैमरा रूही और समीर की तरफ कर दिया। अभय ने जब उन दोनों को देखा तो वो एकदम दंग रह गया। उसको रूही का थोड़ी देर पहले का बिहेवियर याद आया कि कैसे उसने उसका केक उठाकर फेंक दिया था, और अब यहाँ वो समीर के साथ कैसे अपना बर्थडे मना रही थी। ईसा ने आग में घी डालते हुए कहा, अब क्या कहोगे इन्हें देखकर? कौन कहेगा ये जीजा साली हैं? बोलो। अभय को इस समय कुछ सुनना गवारा नहीं हो रहा था तो एकदम से कॉल कट कर दिया। ईसा ने कातिलाना मुस्कान देते हुए कहा, कोई नहीं, काट दो फ़ोन, मेरा तो काम हो गया, जो मुझे करना था वो तो कर दिया। समीर ने रूही को केक खिलाने के लिए जैसे ही पीस उठाया उसने अपना मुंह फेर लिया। समीर ने उसका मुंह पकड़ा और ज़बरदस्ती खिलाते हुए कहने लगा, देखो एक दिन ऐसा भी था जब तुम्हारे मेरे साथ पहला बर्थडे होने की वजह से मुझे याद नहीं था और तुमने उस पूरे दिन मुझसे बात नहीं की थी, और आज इतना कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए और तुम इधर देख भी नहीं रही हो। देखो, उस दिन के बाद मैं तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूला। वो बचपन की गलतियाँ थी जीजू। समीर, और गलतियाँ बिल्कुल नहीं। अब आपका हो गया तो मैं जाऊँ? कर लिया आपने अपने मन की एक बार फिर मेरा ज़मीर मारकर। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? वैसे मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। जब रूही ने ये सुना तो उसकी आंखें एकदम से चमक गई। उसको खुशी थी समीर से कुछ दिन पीछा छूटेगा। तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम मेरे साथ चल रही हो ना? नहीं, पर क्यों? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूही ने कहा, आप सच क्यों नहीं मान लेते? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर और बहसबाजी के बाद समीर रूही को लेकर वहाँ से निकल गया। अभय को हॉर्न की आवाज़ आई। वो तुरंत खिड़की की तरफ आया तो देखा समीर रूही को घर छोड़ने आया था। उसने खुद से कहा, इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? सबके साथ खुश रहती है और मेरे साथ? तू ही पागल था, अपने दिल का हाल बताने चला था इसे। अब नहीं करनी कोई भी बात, और मैं यहाँ रहूँगा तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचूंगा ज़रूर, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए चला जाऊँगा। रूही अपने रूम में आई। एकदम से उसकी नज़र एक बैलून पर गई। उसको शाम की बातें याद आ गई। अब उसे अफसोस हो रहा था। वो बोली, मैंने ये क्या किया? अभय जी इतने प्यार से मेरे लिए ये सब किए और मैंने अभी जाकर सॉरी बोल देती हूँ, कहकर वो उठी। अभय के रूम की तरफ रूही गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर चली गई। सामने देखा तो अभय आराम से सो रहा था। देखो, चादर तो ओढ़ी नहीं रखी है, कहकर वो उसके पास गई और चादर ऊपर करने लगी। एकदम अभय के चेहरे पर नज़र पड़ी। सोते हुए बिल्कुल बच्चे लगते हैं, देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वो रूम से बाहर आ गई। अगले दिन रूही नीचे आई, इधर उधर नज़र डाली, कोई नहीं दिखा जिसको उसकी आंखें ढूंढ रही थी। सामने गायत्री जी मिली। उन्होंने नाश्ता करने के लिए कहा। वो बैठी। उसने कहा, आंटी अभय जी कहाँ हैं? वो तो सुबह ही निकल गया दिल्ली के लिए। सुबह दिल्ली के लिए ऐसे अचानक? हाँ, बोल रहा था कुछ इम्पोर्टेंट काम है। दिल्ली क्यों चले गए? ये सोचकर रूही खोस सी गई। उसे छोड़ो, तुम नाश्ता करो। आंटी जी लेट हो रही हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूँगी।
2 महीने बाद आज ऑफिस में काम जल्दी ख़त्म हो गया था। वो घर आई, अपने रूम में बेड पर लेटे लेटे वो कुछ सोचने लगी। जब से अभय जी गए हैं ये घर खाली खाली लगता है। बेशक मेरी उनसे इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक आदत बन गई थी उनको यहाँ देखने की। पर ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर उसे बार बार वही दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने अभय के साथ वो झगड़ा किया था। उसने कहा, अभय जी आप कहाँ हो, आप प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। जब तक मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगी चैन नहीं आएगा, प्लीज़। इधर अभय ऋषभ के साथ बाहर रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने कहा, भाई आपने बताया नहीं, आप एकदम से यहाँ आए और पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। मैं आपको यहाँ लेकर आया और देखो अभी भी कैसे लैपटॉप में लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे तेरी याद आ रही थी। कितनी बार कहूँ, तभी एकदम से उसे हिचकी आई। मेरी याद? पर लगता है आपको तो कोई और याद कर रहा है। अभय को दोबारा हिचकी आई। अभय ने पानी का गिलास लिया और पानी पीने लगा, पर उसकी हिचकी अभी भी बंद नहीं हुई। उसने ऋषभ के सामने रखा गिलास भी उठाया और उसको भी पी लिया, पर फिर भी उसकी हिचकी नहीं बंद हुई। ऋषभ मुस्कुराया और बोलने लगा, ये हिचकी ऐसे बंद नहीं होगी, आप रूही का नाम लो। अभय ने कहा, रूही? उसका मेरी हिचकी से क्या वास्ता? एकदम से अभय की हिचकी बंद हो गई। ऋषभ ने कहा, भाई देखा, रुक गई ना, आपको रूही जी याद कर रही हैं तभी आपको हिचकी आ रही है। अभय ने कहा, वो और मुझे याद, उसको तो बस मुझे सुनाना आता है, अगर याद करा भी होगा तो डांट ही रही होगी। भाई आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव की तो बात मत ही कर। देख रिशु, जब भी कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ उसके लिए हमेशा गलत ही समझती है, या कहूँ झगड़ती है तो भी गलत नहीं है। मेरे में क्या कांटे लगे हैं जो उस समीर में नहीं है। पता है उसने उसके साथ तो बर्थडे मनाया, पर मेरे साथ मनाना तो दूर दूर मतलब। तू ना रहने दे, छोड़, अब कुछ दिन यहाँ रहूँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ऋषभ ने कहा, ओ अब समझा, आप सिचुएशन से भाग कर यहाँ आ गए हो। नहीं, मुझे काम है यहाँ। काम? वो तो वहाँ से भी हो सकता था ना, सच बताओ, रूही की वजह से आए हो ना? तू ना नाम मत ले, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। ऋषभ ने कोल्ड ड्रिंक उठाई और एक घूंट लिया और बोला, कोई नहीं मेरे भाई, आप जितना भागोगे मैं उसे आपके उतने पास ले आऊँगा। आखिर हमने भी लब में पीएचडी कर रखी है, अब आप देखो क्या करता हूँ मैं। आप रूही का बर्थडे तो नहीं मनाए, पर आपको आपके एफर्ट्स के लिए रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दूंगा। गेट रेडी ब्रो। शाम को रूही, विराट जी और गायत्री बैठकर चाय पी रहे थे, तभी एक कॉल आया। गायत्री जी ने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया वो एकदम से चिल्ला उठी और हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। जब विराट और रूही ने देखा तो दोनों घबरा उठे और रूही दौड़ते हुए गायत्री को पकड़ने आई, क्योंकि वो अभी बस गिरने ही वाली थी। रूही ने उन्हें पकड़कर बैठाने के लिए ले जाना चाहा तो गायत्री जी वहीं चिपक गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। विराट कहने लगे, गायत्री जी बच्चों को क्यों परेशान कर रही हैं, क्या हुआ है? अब तो मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। गायत्री जी ने बस इतना ही कहा, हमारा चंदू। हाँ, चंदू तो दिल्ली में है ना, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? फ़ोन किसका था? हमारा चंदू। अरे बोलिए भी। चंदू ने सुसाइड? कहते हुए वो विराट के गले लगकर रोने लगे। विराट ये सुनते ही सदमे से खुद को नहीं संभाल सके, उनके पैर लड़खड़ाने लगे। रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हालत तो उसकी भी खराब थी, पर अभी दोनों को संभालना बहुत ज़रूरी था। रूही हिम्मत करते हुए बोली, आंटी आपसे किसी ने मजाक किया है, आप ये पानी लो, देखो मैं बात कराती हूँ आपकी अभी अभय जी से। हाँ रूही, तू ठीक कह रही है, ऐसा ही हुआ होगा, पर अब फ़ोन नहीं, मुझे मेरे चंदू से मिलना है, आप जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे मेरे बेटे को देखना है। विराट ने भी रूही की बात को सुनकर खुद को बहलाया और थोड़ी ही देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर आ गया। रूही ने कहा, अंकल आंटी मैं भी चलूँगी आपके साथ। ठीक है बेटा। वो अगले दिन सुबह दिल्ली पहुँचे और घर में घुसते ही विराट ने कहा, चंदू, चंदू कहाँ है? अगले भाग में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।